हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम देखने जा रहे हैं एक रिवीजन लेक्चर क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखिएगा, एक रिवीजन लेक्चर है, इसीलिए रेगुलर लेक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि इससे पहले आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पेस ज़्यादा रहेगा। पॉसिबल है अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में कम आएगा। यहाँ पे ये जो रिवीजन लेक्चर है, हम यहाँ पे बहुत स्लो जाने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका मोटिव जो है प्रॉपर रिवीजन कराना है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट ने साल भर तो अच्छे से पढ़ा है मगर रिवीजन प्रॉपरली नहीं किया है, जिस कारण से हमारे मार्क्स अच्छे हमको एग्जाम में नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मोटिव रहेगा कि अच्छे से अच्छी सारी चीजें कवर हो पाए, अच्छे से प्रॉपर वे में रिवीजन हो पाए, ठीक है। मगर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तब ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये लेक्चर यस एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ही है। और यहाँ पे आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कि आपको दो चीजें बताते हैं। कौन कौन सी दो चीजें बताते हैं? एक आपको बताते हैं आपका फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस, ठीक है। एक बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा बताता है फाइनेंशियल क्या पोजीशन, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन से अकाउंट या कौन से स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बताते हैं आपको। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताने के लिए दो प्रकार के यहाँ पे अकाउंट हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, सबको मालूम होगा, है कि नहीं। और दूसरा हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहा है। ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस मतलब साल भर आपने कैसा बिजनेस किया है। ये आपको अगर जानना हो तो आप क्या देखेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट देखेंगे, ठीक है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आप देख रहे हैं ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कंसिडर करने के बाद पता चलता है। और जो नेट प्रॉफिट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी साथ में जब हम कंसिडर करते हैं तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन जो है, ये अगर आपको देखनी है तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है एक पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है। तो ये हमको किससे पता चलता है, ये हमको पता चलता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बैलेंस शीट है ये कब बनाई जाती है, ये बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट के लिए। आप ध्यान रखिएगा, इसको एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है। और जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स हैं वो एक ईयर, एक पीरियड के लिए बनते हैं। तो जब आप हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग किस तरीके की रहती है, ध्यान रखिएगा। जब हम ट्रेडिंग या P&L बनाएंगे तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर यहाँ पे जो भी है आपका 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2017, ठीक है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा जाएगा। और मगर बैलेंस शीट ऐसे नहीं लिखते हैं। जब हम बैलेंस शीट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। एज एट, तो एज एट एक पर्टिकुलर डेट के लिए हम बना रहे हैं, किसी पीरियड के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 31 मार्च 2017, मतलब 31 मार्च 2017 को हमारी क्या पोजीशन है ये बैलेंस शीट से पता चल सकता है। और 31 मार्च 2017 को जो हमारा ईयर एंड हो रहा है, ठीक है ना, तो वो पूरे ईयर की पोजीशन अगर आपको देखनी है, परफॉर्मेंस आपको देखना है, तो आपको ट्रेडिंग या P&L से पता चलेगा। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है ये, ठीक है।
अब ये जो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे और हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक चीज दी रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, आपको क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और इस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास इस ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं उनके बैलेंसेस रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो कौन कौन से ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको अकाउंट्स मिलेंगे, तो हमको यहाँ पे अकाउंट्स मिलेंगे। सबसे पहले मैं बोलता हूं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या मिलेगा, नॉमिनल अकाउंट मिलेगा। दूसरा हमको मिलेगा रियल अकाउंट। ठीक है, और तीसरा हमको क्या मिलेगा, तीसरा हमको मिलेगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब देखें आप यहाँ पे ये जो ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, इसी की हेल्प से हमको क्या बनाना है, इसी की हेल्प से हमको ट्रेडिंग बनाना है, इसी की हेल्प से हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और इसी की हेल्प से हमको बैलेंस शीट बनाना है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो केवल और केवल एक ही जगह अपीयर होगा, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो वो P&L में जाएगा, या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी नॉमिनल अकाउंट दिखाई देगा वो नॉमिनल अकाउंट किधर जाएगा, वो नॉमिनल अकाउंट जाएगा ट्रेडिंग में या फिर P&L में। ठीक है, कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर P&L में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जैसे अपन मान ले सेल है, परचेस है, सेल्स रिटर्न है, सैलरी है, वेजेस है, एडवर्टीजमेंट है, तो या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में जाएगा। और जब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये क्या हो गया, रियल अकाउंट। ये किधर जाने वाला है, ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। आई बात समझ में? पर्सनल अकाउंट मतलब अपन बोल सकते हैं डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, अनअक्रूड हो गया। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल। ये कहां जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। आई बात समझ में? देखिए रियल अकाउंट जब हम बोल रहे हैं ना, तो रियल अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, रियल अकाउंट मतलब आपके एसेट्स है कि नहीं। रियल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट मतलब आपके एसेट्स, क्योंकि रियल अकाउंट मतलब आपके पास जो एसेट्स आपके पास हैं वो आपके रियल अकाउंट हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी पैसे लेने हैं या देने हैं, तो यहाँ पे जो पैसे लेने हैं वो एसेट हो गया और जो देने हैं वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो एसेट एंड लायबिलिटी कुल मिला के किधर पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाने वाला है। आई बात समझ में आपको? ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो केवल और केवल एक ही जगह जाएगा, या ट्रेडिंग, या P&L, या बैलेंस शीट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? हाँ, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हम चलिए पहले हम एक काम करते हैं, एक हम फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट से। चलिए अब ध्यान देंगे सब बहुत अच्छे से। हम यहाँ पे हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए बनाते हैं। अब एक ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट है जो कि केवल
और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद आया है। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट हम कंपैरिजन करके फाइंड करते हैं। किस चीज का कंपैरिजन? एक्सपेंसेस और इनकम का कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन? एक्सपेंसेस और इनकम। तो हम यहाँ पे ये जो आपका डेबिट साइड है, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने वाले हैं, और ये जो आपका क्रेडिट साइड है, यहाँ पे हम इनकम रिकॉर्ड करने वाले हैं। आई बात समझ में? क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? एक्सपेंस और इनकम। मगर ध्यान रहे, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट लेंगे और इनकम भी क्या लेंगे? डायरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरुआत में जो हमारे पास स्टॉक है उसको हम बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे परचेस। फिर क्या है? परचेस। और अब देखिए यहाँ पे परचेस तो आपने लिखा, अब आप क्या करेंगे? आप चाहें तो परचेस रिटर्न यहीं घटा दें और आप चाहें तो यहाँ पे लिखें, मगर एक ही चीज प्रैक्टिस में लाइए, दो चीजें प्रैक्टिस में नहीं लाइए। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं लेस परचेस रिटर्न। ठीक है, हम परचेस रिटर्न यहीं पे घटा देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 है परचेस और 2,000 है परचेस रिटर्न, तो 2,000 यहाँ लिख के और 8,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, और क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और इधर क्या आएगा? इधर आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बड़ा सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या आएगा? और आएगा सेल, और फिर इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है, आई बात समझ में? डेबिट साइड क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस। परचेस में से क्या घटाना है? परचेस रिटर्न। अच्छा, एक बात बताइए, परचेस रिटर्न को और क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। परचेस रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, काफी स्टूडेंट इसके कारण एग्जाम में गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने परचेस किया और फिर आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? रिटर्न जब कर रहे हैं तो आप किसी को दे रहे हैं, तो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, और जब सेल कर रहे हैं तो आपको सेल आपने जो किया उसमें से कुछ गुड्स आपके पास क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। एक में आ रहे हैं, एक में जा रहे हैं। तो आपने जो परचेस किया वो आपके पास से जा रहे हैं, जो आपने सेल किया वो आपके पास वापस आ रहे हैं। तो जो वापस आ रहे हैं उसको रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं, जो जा रहे हैं उसको रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ पे गलती क्योंकि आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया भाई, ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ लिख दिया, परचेस हमने लिख दिया, है ना, ये भी हो गया। मगर इसमें एक चीज हमको देखना है, आपके मन में भी वो बात आ रही होगी कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसको बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस which are related to what? Related to purchase and production. The expenses which are related to what? Purchase and production. तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला, चलिए पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो वेजेस जो हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वेजेस हो गया। इसके अलावा मैं बोलता हूं कोल, गैस, वाटर, ठीक है, पावर, ये सब मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं। कोल, गैस, वाटर, पावर, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं। इसके अलावा
ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये जो आप देख रहे हैं कोल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, पावर हो गया। अब अपन देखते हैं परचेज से रिलेटेड। तो परचेज से रिलेटेड जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने के दौरान जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं परचेज से रिलेटेड। जैसे कि हमने ले लिया कैरेज इनवर्ड्स। क्या ले लिया? कैरेज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब आप देखिए यहाँ पे, आप जब गुड्स खरीद रहे हैं उस दौरान जो आप कैरेज दे रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कैरेज इनवर्ड्स। गुड्स आपके पास आ रहे हैं और आने के दौरान जो आपने कैरेज दिया तो वो क्या कहलाया? वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया। और यही जब हम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, और उस वक्त जो कैरेज दे रहे हैं तो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? कैरेज आउटवर्ड्स कहलाएगा। तो जो आउटवर्ड्स है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं फ्रेट, ठीक है, तो फ्रेट इनवर्ड्स तो वो भी क्या है? डायरेक्ट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इनवर्ड्स वर्ड यूज नहीं भी किया हुआ है तो उसको हम इनवर्ड्स मानेंगे। तो अगर केवल कैरेज दिया है या केवल फ्रेट दिया है तो हम क्या मानेंगे? उसको डायरेक्ट ही मानेंगे। आई बात समझ में? तो कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, इसके बाद हो गया कार्टेज। ठीक है, कार्टेज इनवर्ड्स हो गया, या केवल कार्टेज भी लिखा है तो भी क्या होगा? डायरेक्ट होगा। तो वेजेस, कोल, गैस, वाटर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी, तो वो भी क्या होगा? वो भी डायरेक्ट ही होगा। आई बात समझ में? तो ये एक्सपेंसेस हैं जो कि परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ये आपको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने गलती की तो आपका जो जीपी है वो गलत आएगा। ठीक है, हाँ, मगर पॉसिबल है कि एनपी जो है आपका वो सही आएगा। हाँ, मगर जीपी इधर गलत हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, परचेस एंड प्रोडक्शन, इन दोनों चीजों से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंस हैं वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, इतना फटाफट नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले एक चीज आप और देख लीजिए। ये जो है आपका इनकम साइड था, ठीक है, ट्रेडिंग में। इधर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इनकम साइड है, और ये क्या है? आपका एक्सपेंस साइड है। तो अगर आपका इनकम साइड जो है, इफ इट इज ग्रेटर, है ना, देन योर एक्सपेंस साइड, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है, इधर ज्यादा आया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, और यदि ये जो एक्सपेंस साइड है ये ज्यादा कहलाया तो क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे ग्रॉस लॉस। है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है, सेम रहता है, सबको मालूम है। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था उसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस वो रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट को हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यदि हमारा लॉस हुआ है तो इधर आएगा टू ग्रॉस
लॉस। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और इधर भी आप लिख सकते हैं सेम चीज, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स में क्या होता है, जब ट्रांसफर होता है ना तो इस तरह से होता है, उधर की चीज अगर ट्रांसफर होगी लेफ्ट की राइट में आएगी और राइट की लेफ्ट में जाएगी, इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं इसके अलावा क्या आएगा। तो बेसिकली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो इनडायरेक्ट इनकम है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो इधर इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे बाय इनडायरेक्ट इनकम्स। अब ये इनडायरेक्ट इनकम्स में क्या क्या आ जाता है, देखिए इनडायरेक्ट इनकम किसको बोल रहे हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। वो इनकम जो कि हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए हमारा किस चीज का बिजनेस है, हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो भाई स्टेशनरी यदि हमने सेल किया तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। मगर मान लीजिए कि हमारा स्टेशनरी का बिजनेस तो है, मगर हमारे पास मान लें कि हमने आधी दुकान किसी और व्यक्ति को किराए पे दी हुई है, तो हमारा कोर बिजनेस नहीं है, तो उसमें से जो हमको रेंट मिल रहा है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट इनकम है। हमारे बिजनेस से डायरेक्टली नहीं आ रही है बल्कि इनडायरेक्टली आ रही है। या फिर मैं बोलूं कि हमने क्या किया हुआ है, हमने कहीं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें से हमको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेंट अगर मिला, रेंट रिसीव्ड है ना, ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद आ जाऊं डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं कमीशन रिसीव्ड। ये सब क्या है, ये सारी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं तो और आ जाएं तो हम लिख सकते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, आप लोगों के दिमाग में कोई आ रहा हो तो बताइए। इसके अलावा ठीक है, तो इतना काफी है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट के बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसको याद नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मालूम है ना किसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो भी हैं वो सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट हैं। सर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये सैलरी है, या फिर सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें हमने देखी थी इनवर्ड्स में उसको आउटवर्ड्स कर दो, फ्रेट आउटवर्ड। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ एडवर्टीजमेंट हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। और आ जाइए तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा क्या, इसके अलावा टेलीफोन चार्जेस हो गए। तो इस तरह के जो भी बाकी एक्सपेंसेस हैं ना वो सारे क्या हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं।
तो मैं बोल सकता हूँ ऑफिस एक्सपेंस हो गए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, और चलिए हमने किसी को कमीशन दिया तो ये भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, रेंट हमने किसी को दिया तो भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सारे खर्चे हैं। ठीक है, अब हमको अगेन यहाँ पे क्या करना है, ये आपका इनकम साइड है, ये आपका एक्सपेंस साइड है, ये ठीक है ना, ये क्या है, ये इनकम साइड है, और ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस साइड है। तो अगेन यहाँ पे इफ द इनकम साइड इज ग्रेटर देन इट विल बी क्या, बोलिए, नेट प्रॉफिट इधर आएगा, और अगर इफ द इनकम एक्सपेंस साइड इज ग्रेटर इन दैट केस इट विल बी नेट लॉस। अब बताओ भाई, ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ जाएगा, भाई हमको जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मालूम था, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसी प्रकार से बताइए कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा तो कहाँ जाएगा ये जाएगा ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट। तो ये भी उसी प्रकार से ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और नेट लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज, पक्का? ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके सामने अभी एक क्वेश्चन है देखते हैं कि इसमें हमको ट्रेडिंग भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। हाँ, मगर हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर जरूर करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में क्या क्या जाएगा। तो ट्रेडिंग में जाने वाला है हमारी जो डायरेक्ट इनकम है और हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे इनडायरेक्ट इनकम और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से हमारे एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, कौन सी डायरेक्ट इनकम है, कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ध्यान देंगे सब। यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम डेबिट बैलेंसेस देख रहे हैं। यहाँ पे हो गया डेटर। अभी बताइए कि डेटर किधर जाएगा, सबको मालूम है क्या है, एसेट है, एसेट है तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आइए, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है आपको ध्यान होगा, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरफ, डेबिट साइड। ठीक है, अब आइए लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगेन एसेट है, किधर जाएगा, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड एसेट है, किधर जाएगा, बैलेंस शीट। कैश एट बैंक किधर जाएगा, बैलेंस शीट। वेजेस क्या है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट है, बोलिए, डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में किस तरफ, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये एसेट है, एसेट है तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी खाली इंटरेस्ट लिखा है, क्या माने इसमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि इंटरेस्ट पेड है। अब अगेन यहाँ पे आपके कंसेप्ट आपको हेल्प करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरेस्ट खाली दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस किसका रहता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस रहता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इंटरेस्ट नहीं भी लिखा है तो हमको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट पेड है तो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बोलिए, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, बोलिए, हाँ, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट बताइए, बैड डेट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। रिपेयर्स किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बोलिए, बैलेंस शीट। ठीक है, डेप्रिसिएशन बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस किधर जाएगा, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरीज बताइए, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग्स बोलिए, किसमें, ट्रेडिंग में कि P&L में, अरे भाई बताओ, ये हमारे कैपिटल में से घटाया जाता है, कहाँ से, बैलेंस शीट से।
ठीक है। परचेजेस बताइए, परचेजेस ट्रेडिंग। ऑफिस एक्सपेंस बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी बोलिए, बैलेंस शीट। ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस हैं। क्रेडिट बैलेंस किसका दिया है? कैपिटल। अरे भाई कैपिटल कहाँ जाता है? ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट, अब अगेन दिमाग लगाना है, इंटरेस्ट है ना, रिसीव लिखा है ना, पेड लिखा है, मगर क्रेडिट बैलेंस तो दिया है ना। क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम, तो ये होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। आई बात समझ में? इंटरेस्ट रिसीव्ड तो किधर जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर्स किधर जाएगा? बैलेंस शीट। सेल्स किधर जाएगा? बोलो भाई, ट्रेडिंग। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक चीज दी हुई है, ऑन 31 मार्च 2013 द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹10,000। तो भाई स्टॉक का वैल्यूशन 10,000 है। ये क्या है? ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अक्सर आप देखेंगे कि ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा। ठीक है। तो यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर, यदि क्या ट्रायल बैलेंस के बाहर ही मिलने वाला है आपको, ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो तो केवल एक ही जगह जाता है, मगर जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है वो एक से ज्यादा जगह पे जाने वाला है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा। एक जाएगा ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड, मालूम है आपको? ये हो गया क्रेडिट साइड। और दूसरा किधर जाएगा? दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए और फिर आप मेरे को आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर वैसे मैं चलो आपको बता भी देता हूँ। इसका जो जीपी है that is GP is 9,000, NP is given 2,300 और बैलेंस शीट का जो टोटल है वो दिया है 36,300। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, देखिए आंसर आपका आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ये और मेरे ख्याल से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ढेर सारी वैरायटी है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, बताइए, बोलते जाइए। बैलेंस शीट, बिल्कुल सही। ऑफिस फर्नीचर, बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल, बैलेंस शीट। बिल्डिंग, बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक, बोलिए। कहाँ? ट्रेडिंग। परचेज एंड सेल, बिल्कुल सही, ट्रेडिंग। रिटर्न्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो परचेज एंड सेल था ये तो ठीक है। ये अब इसमें से कैसे मालूम कि परचेज कौन सा है और सेल कौन सा है? दो दो दिए हुए हैं। तो जिसका डेबिट बैलेंस है वो परचेज है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो सेल है। क्यों? अरे भाई परचेज मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सेल मतलब इनकम, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, है कि नहीं? ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे रिटर्न्स दिया हुआ है। रिटर्न्स में आपको यहाँ पे दो दो रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि भाई ये कौन सा रिटर्न है, ये कौन सा रिटर्न है, ये कौन सा रिटर्न है, और यहाँ पे गलती हुई और आपका आंसर गलत हुआ। तो इसमें से कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए बड़ा सिंपल है, आप ध्यान देना। हमको ये मालूम है कि परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, तो परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न होता है, क्योंकि परचेज अगर एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या है? इनकम। आपने गुड्स खरीदे तो आपके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। वही गुड्स आपने क्या किए? वापस कर दिए तो आपके लिए क्या हो गई?
इनकम हो गई, है कि नहीं। तो अगर परचेज का डेबिट बैलेंस होगा तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। आई बात समझ में। तो ये आपका परचेज रिटर्न हो गया और ये आपका सेल्स रिटर्न हो गया। सेल का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। आई बात समझ में। तो जब आप ये सेल लिखेंगे तो उसमें से सेल्स रिटर्न 10,000 रुपये घटाएंगे। आई बात समझ में। और जब आप यहाँ पे ये परचेज लिखेंगे तो उसमें से 5,000 परचेज रिटर्न घटाएंगे। गॉट इट, क्लियर है ये चीज, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेज इनवर्ड्स। तो यहाँ पे अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ कहाँ आएंगे रिटर्न, ये भी आपका ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है ना। अब कैरेज इनवर्ड्स बोलिए, ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना भाई। कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड हो गया और कैरेज आउटवर्ड्स किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, अब यहाँ पे देखना है, एक वेजेस एंड सैलरी दिया है, एक सैलरी एंड वेजेस दिया है। तो जिसमें पहले वेजेस दिया है वो ट्रेडिंग मतलब वो डायरेक्ट है, और जिसमें पहले सैलरी दिया है वो इनडायरेक्ट है, तो वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब आइए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी यहाँ पे दो दिए हुए हैं, एक डेबिट में दिया है और एक क्रेडिट में दिया है। तो अगेन आपका यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2000 आप डेबिट देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका डिस्काउंट अलाउड है मतलब एक्सपेंस है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब इनकम है, बराबर है। मगर ये किधर आता है, ट्रेडिंग में आता है कि पी&एल में आता है, बताइए। ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कमीशन, तो कमीशन भी ऐसे ही है। डेबिट साइड आप जो देख रहे हैं, डेबिट साइड ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इनकम है, ठीक है, बराबर है ना। ये डिस्काउंट, ये जो एक्सपेंस आप मतलब ये जो कमीशन डेबिट साइड दिया हुआ है मतलब एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड दिया मतलब इनकम है, ठीक है। उसके बाद आइए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में ओके ये आपका कमीशन है एक्चुअली, ये आपका कमीशन है, तो ये एक्सपेंस है और ये आपकी इनकम है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आप इंटरेस्ट देख रहे हैं तो इंटरेस्ट भी ऐसे ही हो गया आपका, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपकी इनकम है, ये आपको मिला है, ये आपने दिया है, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स पे आ जाइए, तो ये कमीशन किधर आएगा, कमीशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, रिपेयर्स किधर आएगा, बताइए। रिपेयर्स भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी अगर है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ऑफिस पर्पस के लिए, और यहाँ पे अगर पावर होता तो हम इसको क्या मानते, डायरेक्ट मानते। तो भी इलेक्ट्रिसिटी है तो हम इसको ऑफिस का खर्चा मानेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, कन्वेंस चार्जेस आने जाने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस, गोडाउन रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सेल प्रमोशन प्रॉफिट एंड लॉस, बेड डेट प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल किधर जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जो डेबिट साइड है वो एसेट्स है, जो क्रेडिट साइड है वो लायबिलिटी है, ये बेसिक मालूम है कि नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए डेटर कौन सा, क्रेडिटर कौन सा, कैसे पता चलेगा, जो डेबिट है वो डेटर है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिटर है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखिए एक चीज दी हुई है, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012। तो 10% इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमारे लिए एसेट है, और ये हमने एसेट कब खरीदा है, 1 अक्टूबर 2012 को, और ये हम कब बना रहे हैं, एक मिनट डेट देखें, ये देखिए 31 मार्च को बना रहे हैं, ये दिया हुआ है 31 मार्च 2013, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2012 को हमने 10% इन्वेस्टमेंट खरीदे। तो ये एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहलाता है, जब कभी 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसका मतलब है कि हमको इस पे क्या मिलना है, 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलना है,
ठीक है ना, साल का कितना मिलना है, 10% मिलना है। ये इन्वेस्टमेंट हमने कब किया था, ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है 1 अक्टूबर को, और हम कब बना रहे हैं अपने स्टेटमेंट, 31 मार्च 2013। तो कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट 50,000 का कितना परसेंट, 10% कितना होता है, 5,000, 5,000 साल का होता है, तो 2500 क्या हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा। तो 6 महीने का ये जो इंटरेस्ट है ये हमने अर्न किया है, मगर हमको मिला नहीं है। ठीक है, ये हमने अर्न किया है मगर हमको मिला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अब 2,500 रुपये 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये सबसे पहले देखना है कि हमको मिला कितना है, ये हमको इस पे इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको वापस इंटरेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये कितना है इंटरेस्ट, ये जो इनकम है ये मिली है हमको यहाँ पे 2,500, और मिलना कितना चाहिए, 2,500। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, इट इज वेरी, इन दैट केस इट वुड बी वेरी इजी। ठीक है ना, क्योंकि 2,500 मिलना चाहिए और 2,500 मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं होता तो फिर केस अलग हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, तो ये भी किधर जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में। अच्छा ये भाई, ये जो अपन ने छोड़ दिया यहाँ भी, ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड किधर जाएगा, बैलेंस शीट। कैश एट बैंक किधर जाएगा, बैलेंस शीट। ड्राइंग्स किस में से कम होगा, कैपिटल में से, किस में, बैलेंस शीट। इनकम टैक्स बताइए, चलिए, इनकम टैक्स बैलेंस शीट, मतलब इनकम टैक्स क्या है, अरे भाई इनकम टैक्स ड्राइंग्स है, ओनर का खर्चा है। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। इनकम टैक्स ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, या तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं या ट्रेडिंग में लिख देते हैं। अरे भाई ये खर्चा ही नहीं है, ये तो ड्राइंग्स है, ओनर का खर्चा है, हमारा खर्चा थोड़ी ना है। उसके बाद आइए, सेल टैक्स कलेक्टेड, सेल टैक्स कलेक्टेड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने सेल टैक्स कलेक्ट किया है, किसके बिहाफ पे भाई कलेक्ट किया है, क्यों कलेक्ट किया है, क्योंकि सरकार को देना है। सरकार को देना है मतलब आपका पैसा नहीं है, आपका पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, किसी और का पैसा है, मतलब ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी किधर जाएगी, बैलेंस शीट में। आई बात समझ में, सेल टैक्स कलेक्टेड लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट बताइए, बैलेंस शीट। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से देखिए। हाँ, एक चीज इसमें एडिशनल यहाँ पे जो दी हुई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज कितना है, 42,000 है। ठीक है, तो इसको खुद से आप ट्राई कीजिए, और ये पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये खुद से ट्राई कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो जीपी है दैट इज, जीपी है 62,000। ठीक है, एनपी, नाउ एनपी कितना है, एनपी है 2,400, और बैलेंस शीट कितनी है, मतलब जो टोटल है बैलेंस शीट का दैट इज 5,46,400। ठीक है, तो खुद से आप ट्राई कीजिए। ये अगर क्वेश्चन कर लिया आपने तो ट्रेडिंग, पी&एल एंड बैलेंस शीट मेरे ख्याल से अच्छे से बनना चाहिए, विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है। बाय बाय।